हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ग्रेच्युटी से आय की गणना के एग्जाम्पल। जो कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस सिचुएशन में ग्रेच्युटी की गणना कैसे करेंगे, तो उसी के लिए आप लोगों के लिए एक लेके आए हो एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल की गणना कैसे किया जाता है, तो आखिरी तक बने रहे मेरे साथ। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए दोस्तों, ग्रेच्युटी का और एक एग्जांपल देखते हैं, जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आते हैं। उस कर्मचारी की दशा में ग्रेच्युटी का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 33 वर्ष 9 माह कार्य करने के बाद 30 नवंबर 2019 को अवकाश ग्रहण कर लिए, रिटायरमेंट ले लिया 30 नवंबर 2019 को, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते बोल रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, मान के भी बना सकते हैं, नहीं आता है मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय उसका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह और महंगाई भत्ता जो है कि 9,000 प्रति माह मिल रहा था उसको, और उससे कंपनी से 9 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली है। ठीक है, 9 लाख रुपए उसको ग्रेच्युटी मिला है, और वेतन 30,000 रुपये था प्रति माह, महंगाई भत्ता 9,000 रुपये प्रति माह था, और मकान किराया भत्ता 4,500। देखिए जो मकान किराया भत्ता है, नौकर भत्ता, दुनिया भर का कोई भी भत्ता हो, रिटायरमेंट में कोई काम का नहीं है ग्रेच्युटी की गणना में। ठीक है, ग्रेच्युटी की गणना में वेतन चाहिए, महंगाई भत्ता चाहिए, और यदि निश्चित प्रतिशत पे कमीशन हो तो चलेगा, वरना बाकी जो भत्ता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भत्ता दिया रहेगा, नौकर भत्ता, प्रोफेसर भत्ता, मकान किराया भत्ता, ये सब आपको घुमाने के लिए दिया जाएगा, आपको बिल्कुल छोड़ देना है इसको, इसके पीछे नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसका रूल क्या है। ये जो कर्मचारी है मिस्टर एक्स, ये जो है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है, तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस समय ग्रेच्युटी की गणना करने के भी 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कि संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन एक हो गया। दूसरा हो जाएगा वास्तव में प्राप्त राशि, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि, यानी कि रियल में आपको कितना प्राप्त हुआ है कंपनी से। यहाँ पे देखिए 9 लाख रुपए प्राप्त है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए, 9 लाख रुपए यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या था ग्रेच्युटी में, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा छूट हम नहीं दे सकते, ये अपना आखिरी लिमिट है। ठीक है, इसको आपको दिखाना है। देखिए 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन यदि आप निकाल लिए इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के, तो बन गया ग्रेच्युटी से की आय की गणना। ठीक है, और ये दोनों तो दिया रहेगा। वास्तविक प्राप्त राशि देखिए 9 लाख रुपए पे वास्तविक प्राप्त ग्रेच्युटी 9 लाख यहाँ पे दिया है, और अधिकतम लिमिट आपको पता है कि 20 लाख है। हो गया, 2 पॉइंट की गणना हो गया। अब आपका जो मेन बचा है संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन। इस संपूर्ण वर्ष का आधे माह का वेतन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रिटायर कब हुआ था, और रिटायर होने से जस्ट पहले उसका वेतन कितना मिल रहा था। उसको 10 माह का औसत वेतन निकालना है। तो 10 माह का औसत वेतन देखिए, उसको 30,000 रुपये वेतन मिल रहा था, 9,000 रुपये यहाँ पे क्या मिल रहा था, महंगाई भत्ता। अब देखिए इसमें हम लोगों को 10 माह का औसत वेतन ज़रूर निकालना पड़ता है, तो वेतन हो जाएगा, डीए आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा यदि निश्चित प्रतिशत पे दिया हो। लेकिन यहाँ पे जो डियरनेस अलाउंस है, यहाँ पे यदि सेवा शर्त के अनुसार हो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये जो डियरनेस अलाउंस है, इसके आगे पीछे कहीं भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि ये सेवा शर्त का अधीन है या सेवानिवृत्ति लाभों में कितना % जोड़ा जाता है, ऐसा मतलब सेवा की शर्तों के अधीन ये नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, इसका कोई काम नहीं है। तो हमारे पास और देखिए जो मकान किराया भत्ता है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब घुमाने के लिए देता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ग्रेच्युटी की गणना में। तो हमारे पास एक ही बचा है 30,000 का वेतन। तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये का ये जो वेतन है, डियरनेस अलाउंस महंगे भत्ता जो है उसको लेते, लेकिन वो सेवा शर्त गति अनुसार होता, तो जैसे आपके सेवा शर्त के अनुसार नहीं है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचा है 30,000 रुपये का वेतन। अब ये 30,000 रुपये प्रति हर एक महीना, प्रत्येक महीना उसको 30,000 मिलता था, तो 10 महीने में कितना मिलता था,
रिटायरमेंट कब हुआ? 30 नवंबर को। तो नवंबर से पिछला और 10 महीना जाएंगे पीछे, 10 महीने तक का वेतन उसका जोड़ देंगे अपन। तो 30,000 रुपये एक महीने में मिलता था, तो 10 महीना में कितना मिला होगा? 3 लाख रुपए उसको वेतन मिला होगा। इसी वेतन का 10 महीने का औसत निकालना है कि इसी वेतन का 10 से भाग दे दोगे, 10 का औसत निकालोगे तो 30,000 रुपये आ जाएगा। घूम फिर के देखिए यहाँ पे जो 30,000 प्रति माह मिल रहा था उसी का 10 से गुना के 10 माह का फिर औसत निकालो तो 30,000 आ रहा है। तो ये सब औसत निकालने के सब घुमा फिरी का आप ना करके डायरेक्ट यदि प्रति माह का दिया है तो प्रति माह का उठा लीजिए, वही है। तो 30,000 रुपये यहाँ पे प्रति माह उसको मिल रहा था। 10 महीने से गुना करोगे फिर औसत 10 महीने का निकालोगे तो घूम फिर के वही 30,000 आपको आ जाएगा सामने। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ले लीजिए। प्रति माह है तो 30,000 रुपये उठाइए इनटू संपूर्ण वर्ष का। देखिए संपूर्ण वर्ष का लिखा है तो संपूर्ण वर्ष मतलब 33 वर्ष, तो यहाँ पे हम लोग 33 वर्ष ही लिखेंगे। आगे लिखा है देखो 33 वर्ष 9 महीने लिखा है यहाँ पे। 33 वर्ष के बाद जो 9 महीने लिखा है इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत यदि आता तो यहाँ पे देखते 6 महीने से अधिक है तो उसको 1 साल और बढ़ा देते हैं, यानी कि 33 का 34 साल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसीलिए 33 वर्ष ही लिया जाएगा। जो अधिक 9 महीने किया है उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 33 वर्ष कर दिया जाएगा इनटू आधे माह का। आधे माह बोल रहा है तो 1/2 कर दीजिए, बस हो गया। इस पॉइंट को निकाल लिए तो बाकी हो जाए ग्रेच्युटी करना। इसमें क्या है, बहुत इजी चीज़ है, इसको कैसे पता नहीं डरते हैं लोग। ये 30,000 है इंटू 33 वर्ष है इंटू 1/2 करना है, आ जाएगा 4,95,000 रुपये का। 4,95,000 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन का राशि यहाँ पे आपके सामने है। कौन कम है? 4,95,000, 9 लाख, यहाँ पे 20 लाख, यही कम है। तो ये हो जाएगा आपका कर मुक्त, ये आपका कर मुक्त हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा ये। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? टैक्सेबल पार्ट को निकालने के लिए यानी कि ग्रेच्युटी का जो हिस्सा था कर मुक्त हिस्सा 4,95,000 कर मुक्त हो गया। अब जो ग्रेच्युटी का कर हो गया हिस्सा है उसको निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि प्राप्त ग्रेच्युटी उसको कितना मिला था, ग्रेच्युटी माइनस जो अभी कर मुक्त हुआ यानी कि टैक्स फ्री पार्ट, टैक्स फ्री जो अभी हुआ यहाँ पे 4,95,000। तो वास्तव में कितना प्राप्त हुआ था? वास्तव में 9 लाख रुपए उसको प्राप्त हुआ था। तो 9 लाख को यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, माइनस कर देना जितना अभी टैक्स फ्री हुआ है, कर मुक्त हुआ यहाँ पे 4,95,000, तो उसको माइनस कर देना है आपको। यहाँ पे निकल जाएगा 9 लाख माइनस 4,95,000, तो निकल जाएगा 4,05,000 रुपये आपका यहाँ पे टैक्सेबल पार्ट निकल जाएगा, टैक्सेबल ग्रेजुएटी। ठीक है, टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकल जाएगा आपका 4,05,000। तो इसकी गणना करना बहुत इजी चीज़ है। पता नहीं क्यों डरते ये लोग, और टीचर लोग भी ऐसे कि पूरा डरा के ही रख देते हैं। क्या है इसमें मेरे को समझ नहीं आता, कितना इजी चीज़ है। 9 लाख रुपए दिया था यहाँ पे और अधिकतम लिमिट यहाँ पे 20 लाख, वो भी अपने को पता है। एक ही चीज़ निकलना पड़ेगा, उसको लिए अपने को देखना पड़ेगा कि कब रिटायर हुआ है। रिटायर से पहले जस्ट वेतन यहाँ पे मिल रहा था 30,000 और महंगाई भत्ता मिल रहा था, मकान किराया भत्ता भी मिल रहा था। तो इसमें महंगाई भत्ता ज़रूरी है, मकान किराया भत्ते की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी प्रकार के और भत्ते की ज़रूरत नहीं, तो उसको नहीं लेना, उसको छोड़ देना। हो गया। इसमें 9,000 रुपये यहाँ पे लेते, यदि सेवा शर्त के अनुसार होता महंगा भत्ता, सेवा शर्त के अनुसार कहीं नहीं लिखा है तो उसको भी छोड़ दिए। बचा है वेतन, ले लिए वेतन यहाँ पे। अब उसका 10 महीने का औसत निकालना होता है। अब 10 महीने का औसत भले इसके साथ 10 के गुना करो, गुना करने के बाद 3 लाख आएगा, 3 लाख को 10 से भाग देके उसका औसत निकालो, 30,000 आता है घूम फिर के। तो उतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हो, दिखा भी सकते हो, शो कर सकते हो। तो 30,000 यहाँ पे ले लिया है, 30,000 का। अब यहाँ पे संपूर्ण वर्ष यानी कि 33 वर्ष काम किया, करने के बाद 9 महीना और काम किया, तो ये जो मिस्टर एक्स है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत नहीं आ रहा था, इसीलिए 33 यानी कि जो पूर्ण हो चुका है, जो साल पूरा हो चुका है उसी को लेंगे। उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा अभी हो रहा है लेकिन वो साल पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो 33 वर्ष को लिया गया और 1 साल यहाँ पे 9 महीना हुआ और 3 महीने बाकी होने के लिए, तो 1 साल और पूरा नहीं हो तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आधे माह का वेतन लेना पड़ता है, आधा कर दिए, 50% या 1/2 कर दो, हो जाएगा। फर्स्ट वाला कंडीशन निकल गया। तीनों में कंपेयर करो कौन कम है। इसमें फर्स्ट वाला कम निकल रहा था इसमें, तो टैक्स फ्री हो गया। फिर टैक्सेबल निकालने के लिए जो यहाँ पे रिसीव्ड हुआ था, प्राप्त जो भी हुआ था उसमें से माइनस करना, टैक्स फ्री कर मुक्त जो भी हो गया था, दोनों को माइनस करने के बाद 4,05,000 यहाँ पे टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकल गई, करोगे ग्रेच्युटी की राशि निकल गई। बहुत ही ईजी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए गौर से, अगर इसमें फिर भी कुछ इधर उधर का डाउट लग रहा है आपको
तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा आपको।